हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब आई होप कि ठीक होंगे, है ना। अब आइए चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा पार्ट नंबर 2 है दादी माँ। जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, दादी माँ। किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। आइए देखते हैं लेखक की दादी माँ ने अपनी दादी माँ, लेखक ने अपनी दादी के माँ के बारे में क्या बताया है। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमन सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मेरे मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक बनाते। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। इसमें लेखक बताते हैं कि उन्होंने कठिनाइयाँ देखी, बीसों बरसातें गर्मियाँ ये सब देखा, मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ भी देखी, अच्छाइयाँ भी देखी। तो बताते कि मेरा मन हमेशा तो मतलब ऐसा नहीं रहता कि हमेशा कठिनाइयाँ रहेंगी, और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चली ही जाएंगी। तो एक बार उनके जो मित्र होते हैं, उनके मित्र उनके सामने बोलते हैं कि आने वाली छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और आप अपनी दादी माँ के साथ अपनी दादी माँ के पास जा सकते हो, अपनी दादी माँ से मिल सकते हो, उनके साथ रह सकते हो। तो वो उनके सामने तो ऐसे बोल देते कि उनको छुट्टियों की खुशखबरी देते, और उनके पीठ पीछे कहते कि ये तो मतलब ज़रा सी बातों पे घबरा जाता है। तो वो कहता है कि मैं अब इन बातों को नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर वो उन बातों को सोचते हैं, फिर कहते हैं अरे सोचने से होता ही क्या है, चलो छोड़ो। फिर वो नहीं सोचते। पर ऐसा होता है कि अक्सर उनकी आंखों में क्या होता है, किसी की धुंधली सी छाया नाच उठती। वो किसकी धुंधली छाया है? दादी माँ की। साफ स्वच्छ शीतल सी उनकी धुंधली सी छाया जो है दादी माँ की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान के बाहर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि क्वार के दिन मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है आश्विन का महीना। इसमें क्या होता है, बरसात बीत जाने के बाद की बात की गई है, जब बरसात आकर चली गई। उसमें क्या हुआ कि बरसात के साथ बहकर आए अलग अलग प्रकार की जड़ें, घास फूस और कीचड़ जम गया था। तो वो बरसात बीत चुकी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है जलाशयों में, जैसे गड्ढों में और तालाबों में पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लड़के धमाके से कूद रहे हैं, यानी ज़ोरदार कूद रहे हैं, नहा रहे हैं उस पानी में। उसकी बात बताइए जिसमें कि अनोखी गंध छूट रही है। तो बोलते अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, आहगहन में चियौड़ और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना मिले तो ना हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर ही हुड़क रहा था, 1-2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने की मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12 बजे। इसमें यहाँ पर लेखक ने बताया कि वो उस जलाशय में कूदने गए, उनमें कूदे। वो बोलते कि मैं 1-2 दिन ही तो नहाया था, और क्या हुआ कि उनको बुखार आ गया है। उन्हें हल्का बुखार, सर दर्द अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उनको खाने के लिए क्या मिलता था, साबूदाना, और उसकी दिन भर उनको नींबू पानी, ये साबूदाना, उसकी खिचड़ी, तो उनको ये अच्छा लगता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो बुखार चढ़ा उनको तो चढ़ता ही गया और उतरा रात के 12 बजे। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों में सिरों पर संज्ञा चपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति की चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। इसमें क्या बताया उन्होंने, अपनी दादी माँ की जैसे उनका जैसा उनकी हाइट वगैरह, उनकी
वो उनका कैसा कद है उसके बारे में बताए, वो क्या पहनती हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, बूढ़ी हैं, और वो क्या सोचते हैं कि नहा कर आई, शायद उसी जल में नहा कर आई होंगी, वो जो झाग वाला जल था। तो उन्हें ऐसा लगता है, और आते ही क्या करती हैं, वो उनका सर छूती हैं, पैर छूती हैं, और उनके माथे पर कुछ मिट्टी सी लगाती हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पकड़ती, कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कहीं कोई बीमार के घर में से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इसमें बताते हैं जब लेखक बीमार हो गए तो उनकी दादी माँ उनके चारपाई के पास बैठी रहती, कभी उनको पंखा झलती, कभी उनके हाथ पैर छू कर देखती, छू छू कर अनुमान लगाती कि उनको कितना बुखार है, कितना नहीं है। दालचीनी का लेप लगाया उनके सर पर और देखती कि मतलब उन घर में पूछती कि दाल वो खिचड़ी बन गई कि नहीं बनी, उसमें दाल मिल तो गई है। मतलब लाखों प्रश्न पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्री जलाधर गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी के तितई से डरकर बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। इसमें अब इन्होंने बताया कि जो उनकी दादी माँ है, जैसे वो उनको छूकर देखा करती थी, ऐसे ही वो गांव में अगर कोई बीमार हो जाता ऐसे ही वो उनकी देखभाल करने के लिए जाती और छूकर बता देती पूरे विश्वास के साथ कि इसको क्या बीमारी है। और उनको 50 दवाइयों के नाम भी याद थे। किसी भी बीमारी का किसी भी दवाई को वो बता सकती थी और अपने पूरे विश्वास के साथ बताती कि इसको ये बीमारी है, हैजा है या निमोनिया है या मलेरिया है, कुछ भी है उनको बता दिया करती थी। इसमें आगे लेखक कहते हैं कि जो अब भी उनको बुखार आता है, अब भी वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अब उनको ये बुखार अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब उनकी देखभाल करने के लिए दादी माँ नहीं है। दादी माँ की जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता था। तो उसमें जो उनके महाराज थे खाना बनाने वाले, वो खाना पका देते थे, भोजन बना देते थे, डॉक्टर देख के चले जाते थे, नौकर उनकी काम कर देते थे, लेकिन फिर भी उनको अब ऐसा बुखार बुलाना अच्छा नहीं लगता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। इसमें भी बता रहे हैं कि इनके भैया की शादी थी, तो इनके घर में इनकी दादी माँ ने पूरा घर सर पर उठा रखा था, मतलब कि इन्हें हर काम में इनकी उपस्थिति होना ज़रूरी था। अगर ये किसी काम में अपनी अनुपस्थिति होना अच्छा नहीं समझती थी। और सब जानते थे कि गांव में कि ये कोई काम करती तो नहीं है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी है, उनसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कहती कि अगर एक काम भी अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। और वो इनकी भैया की शादी में इतनी खुश थी कि उन्होंने सारा सर अपने घर पर उठा रखा था कि खुशी के मारे ये कर दो, वो कर दो, और ऐसा है, मतलब ये सब करती रहती। एक दिन जब उन्होंने ऐसा ही शादी का माहौल चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक साइड में कौन खड़ी है, रामी की चाची खड़ी है। क्यों दुबकी हुई खड़ी है, मतलब छिपी हुई खड़ी है, क्योंकि उनको आगे बढ़ते उनको दादी माँ डांट रही है। सो ना होगा धन्नो, रुपया मैसूद
कि आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब दादी माँ इनको डांटती हैं और बोलती हैं कि तुमने जब पैसा लेने के लिए आई थी तब तो तुम बड़े प्यार से बोल रही थी और कह रही थी कि मैं पैसा लौटा दूंगी, और अब पैसा लौटाने का टाइम आया कि इन्होंने बोला था कि फसल कटने पे पैसा लौटा दूंगी, और अब फसल भी कट गई है। वो बोलती है कि अब क्या तेरे लिए दोबारा फसल कटेगी और सूद समेत पैसा वापस देना। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अभी अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। अब इसमें दादी माँ ये जो चाची थी इनकी, रामी की चाची थी, ये क्या बोलती है कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे अगर आप दया न करेंगी तो कौन दया करेगा, और जो आपका पहला पैसा है मैं लौटा दूंगी। पर वो कहती है हट हट, अभी मैं नहा कर आई हूँ, अभी मेरे हाथ मतलब मुझे छूना मत, क्योंकि वो उनके पैर पड़ने लगती है। तो आगे वो बोलती है कि अगर आप दया नहीं करेंगी तो कौन दया करेगा, उस बेचारी का भी काम हो जाएगा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ के आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। उस दिन वहल होकर कहा, उरैन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़ दिया, और ऊपर से क्या किया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी वैसी मेरी 10-50 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। अब वो बोलती हैं, इसमें दादी माँ की उदारता का वर्णन किया गया है कि दादी माँ कितनी उदार हैं। उन्होंने धन्नो का सब पहला पैसा भी छोड़ दिया और आकर 10 रुपये का नोट भी देकर गई हैं, क्योंकि रामी इनकी बेटी की शादी थी। तो उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैंने मन ही मन तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतों का रात भर गीत गाती। विवाह की रात को भी अभिनय होता। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरे ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात के जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब इसमें क्या बताया है कि जब वो उनको पैसा देके डांट रही थी तो उन्होंने पूछा कि उस दिन तो दादी आपको डांट रही थी और अब तुम दूधो नहाओ पुतो फलो का आशीर्वाद दे रही। तो वो बोलता है कि हमारी मालकिन जो है बहुत बड़े दिल की हैं और उन्होंने पहले का पैसा भी माफ़ कर दिया और आगे अब ये 10 रुपये देकर गई हैं, और वो अगर पैसा देकर भी डांटेंगे नहीं तो पैसे वाले का क्या काम। तो इसमें किशन भैया हैं उनके किशन भैया की शादी की बात बताई है कि उसमें जब उनका विवाह हो रहा था तो पहले से ही औरतों का गीत संगीत चलता था रात भर। उनके सभी जो अभिनय करते थे वो लोग औरतें ही करती थी सब कुछ सारा। तो एक उसमें क्या हुआ कि उसमें उनका भाई दालान में सो रहा था जहाँ पर औरतें अपना अभिनय करती थी, तो उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुकी ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। दूबे की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में दूबे की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास आकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभेदान मिल जाता।
अब जैसे वो सो रहे थे रात को, तो उन्हें वहाँ हंसने के बाद क्या हुआ, उनका भांडा फूट गया, तो उन्हें बाहर निकाल दिया। उनकी जो दुबे की माँ थी, उन्होंने क्या किया, उसकी चादर खींच ली। चादर खींचने के बाद उन्होंने देखा, अरे ये कौन बच्चा है और ये क्यों सो रहा है यहाँ पर। तो वो बच्चा नहीं था, वो तो बड़ा था। वो तो मजाक के तौर पे बोली कि ये बच्चा रो रहा है, ला उसको दूध तो पिला दूँ। तो बोलती है, अगली सुबह होती है, जब सुबह का टाइम वो फिर मिलते हैं लेखक उनको। तो वो कहती है, देखो ये कल वाला बच्चा है भाभी। और वो क्या करते, दौड़ के अपनी दादी माँ के पास खड़े हो जाते। जैसे दादी माँ की छत्र छाया में जाके उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो उनके पास खड़े हो जाते। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे आने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह वे बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। वो कहती हैं, आगे बताते हैं लेखक कि उनकी जो दादा थे और दादी थी, उनके जो दादा थे वो अक्सर कहा करते थे उनकी दादी से कि पहले मेरी मृत्यु होगी और फिर तुम जाओगी। पर ऐसा नहीं हुआ, पहले दादा की मृत्यु हो गई और दादा की मृत्यु के बाद वह बहुत उदास रहने लगी। और उनके साथ उनके जो मित्र थे उन्होंने उनको छलावा किया, बहुत ज़्यादा छल किया। जैसे इसमें बोला गया है, मुँह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि जैसे ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने तो अच्छे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो और आपका बुरा चाहते हो। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके के जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। एक बार क्या होता है, अब उन्होंने बताया कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो उनके ऊपर कठिनाइयाँ आ पड़ी, मुसीबतें आ गई और उन्होंने कैसे कैसे उसको झेला। तो एक तो दादी माँ जो थी पहले उदास, मतलब दादाजी की मृत्यु के बाद उदास रहा करती थी। वो कहती, क्योंकि दादाजी अक्सर कहा करते थे कि पहले मेरी मृत्यु होगी फिर तुम जाओगी, तो ऐसा नहीं हुआ, पहले दादाजी की मृत्यु हो गई और वो बहुत उदास रहने लगी। और आगे वो क्या बताते हैं कि जब माघ मतलब जनवरी के महीने में ऐसा हुआ कि बहुत ठंड पड़ रही थी, तो उनकी दादी माँ ने क्या किया, वो नहा कर आई और एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर दिया जलाया और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जो थे लेखक जो थे पास जाकर बैठ गए और कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बैठे देखते रहे थोड़ी देर तक। फिर उन्होंने कहा धीरे से, दादी माँ ने आके खोली। दादी माँ बोलती है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और देखा। उन्होंने क्या बोला कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और तुम मुझे बताओगी। तो वो उनकी आंखों की साइड देखते हैं। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो बोलती हैं कि अरे, वो बोलती है ना कि आप रो रहे थे, वो बोलती है कि नहीं, वो तो मुस्कुराती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो बोलती है, अरे तूने खाना नहीं खाया, उनकी बात को टालती है और आगे चलती है। चलो, उनको मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। उनकी धोती जो गीली थी, उन्होंने बोला कि इसको चेंज कर लो, इसको बदल तो लो। तो बोलते हैं कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, और वो मुझे उनको खींचते हुए रसोई घर में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था।
इस उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब देख लिया करते थे। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति कैसे बेच दी, उन्होंने अपनी बहुत सारा व्यय किया। दादी माँ के मना करने पर भी उनके पिताजी ने बहुत व्यय किया था। तो तब तो उन्होंने बहुत खर्चा किया। फिर लेकिन उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो उनको फिर परेशान करने लगे। अब इसमें यही बताया है कि उनके पास अब जिन्होंने उनसे उधार लिया था, जो यार जितना पैसा रुपया उन्होंने खर्च किया था वापस नहीं आया, और जो था उनको जो लोग अब परेशान करने लगे। अब दादी माँ बोलती है कि अभी तुम घबराते क्यों, रोते क्यों हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो अभी हूँ ही। और वो क्या करती है, एक संदूक खोलती है, संदूक में से क्या निकालती है, कंगन निकालती हैं। तो बोलती है तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिए थे और ये इसी दिन के लिए दिए थे, यानी कि जैसे कभी कोई आपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए और पैसा रुपया ना हो तो हम उनको बेचकर अपना सारा उधार चुका सकते हैं। तो बोलते हैं कि जो पुराने लोग थे वो पहले सभी आगे पीछे का देख लिया करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाम भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कोया अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की के पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धुंधली सी हो गई, धूमिल सी हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब इसमें क्या है, ये जो पहले पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ था हमारा, उस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें पूछा था, उसमें देख रहा था, उसमें बताया था कि उन्हें कुछ धुंधली सी छाया दिखती है। तो उन्हें किसकी धुंधली सी छाया दिखती है, अपनी दादी माँ की। क्यों? क्योंकि वो एक पत्र पढ़ रहे हैं, और वो पत्र किसका है, किशन भैया का। किशन भैया ने उनको इस पत्र में लिख कर बताया है कि अब दादी माँ नहीं रही, क्योंकि वो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें अपनी दादी माँ की सारी बातें याद आती हैं, सब कुछ याद करते हैं। आंखों में उनके आंसू भर आए हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा है। चींटियों सी कतारें, यानी कि जब आंखों में आंसू भरे हुए हैं ना, तो जो पढ़ रहे हैं उनको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, वो क्या देखते हैं, अरे मतलब पढ़ते पढ़ते उनका दिन चढ़ गया, यानी बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम बढ़ गया है, दिन काफ़ी निकल आया है। वो कब से पत्र पढ़ रहे थे, तो उनका जो मन था वो बार बार अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उनकी दादी माँ उनकी बहुत केयर करती थी और वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, और वो उनकी दादी माँ भी उनको बहुत प्यार करती थी। तो जो पत्र आया था, तो हम उनके भैया उनको पत्र लिखा करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था, वो दादी माँ की खबर सुन के वो जल्दी घबरा जाया करते थे, तो इसलिए उनके मित्र भी उनका मजाक बनाया करते थे। तो अब वो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा है, उनको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि अब दादी माँ नहीं रही। तो इस चैप्टर में दादी माँ के बारे में बताया गया है। लेखक की दादी माँ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने दादी माँ के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आप सबके घर में भी दादी माँ होंगी, और नहीं भी हैं तो मतलब हमारे जो बड़े हैं हमें हमारी दादी के लिए बताते ही हैं। इसी तरह लेखक ने भी अपनी दादी माँ के बारे में इस चैप्टर के ज़रिए से बताया है। ओके, थैंक यू।